बार गांव के सब नए धंधे की तलाश में आगे मत जाना बेटा। कुछ ही देर में वहां पर एक बाघ दहाड़ता हुआ उसके पास आना साधु जी, यह बाघ तो हमें खा जाएगा। न कहकर साधु मुस्कुराता वह गांव वालों को देखता रहा कि तभी उसकी नजर गांव में बनी एक हवेली पर पड़ी। वह हवेली उस गांव के धनी जमींदार सेवक सिंह जी की हवेली थी। सेवक सिंह अपने जमीन का सौदा शहर से आए हुए एक व्यक्ति से कर रहा था। वह जमींदार के घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजे से गौर गौर कर जमींदार को देखने लगा। कुछ देर बाद गौर से देखने के बाद भोलू मोची की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ सेवक सिंह जी के पास जाने लगा। इस सौदे को रोक दीजिए जमींदार साहब, ये सौदा आपके लिए सही नहीं है। कौन हो तुम और यह कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम जानते भी हो यह सौदा लाखों करोड़ों का है। मेरा नाम भोलू है। मैं कुछ ही दिनों पहले विदेश से आया हूँ। एयरपोर्ट पर किसी ने मेरा पासपोर्ट, पैसे और बैग सब कुछ चुरा लिया है। तब से मैं इसी तरह उस चोर को पकड़ने के लिए इसी तरह यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। देखिए, मैं भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था। मेरी नज़रें यह बता रही हैं कि जो व्यक्ति अभी आपके सामने बैठा है यह धोखेबाज है। भोलू की बात सुनकर जमींदार की आंखों में क्रोध छलकने लगा। तुम तो यह कहना चाहते हो कि तू विदेश से पढ़कर आया है तो तू जाना चालाक है और मैं गांव का हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं है। तभी जमींदार की पत्नी जमींदार से बोली, अरे एक फोन करने में क्या जाता है, क्या पता इनका अंदाजा सही हो। अगर इसकी बात 100% सही निकली ना तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। सेवक सिंह अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गया और तुरंत फोन लगाकर बात करने लगा। और अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल से गए और जो व्यक्ति जमींदार के सामने बैठा था वह वहां से भाग निकला। पकड़ो इसे, यह धोखेबाज है। भोलू ने दौड़कर उस धोखेबाज को तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। सेवक सिंह यह नहीं जानता था कि भोलू ने उसका भविष्य देख लिया था कि यह व्यक्ति उसके साथ धोखा करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोलू। आज मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद होने से बाल बाल बचा हूँ। वैसे तुम कहाँ ठहरे हुए हो? बस जमींदार जी, मैं इसी तरह यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा हूँ। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और मेरे व्यापार में मेरा हाथ बटाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ईमानदार व्यापारी की सख्त से सख्त ज़रूरत है। भोलू उस दिन से जमींदार के घर में रहने लगा और सेवक सिंह की बेटी को पसंद करने लगा। एक दिन सेवक सिंह अपनी बेटी के साथ कार से शहर की ओर कुछ जरूरी काम से जा रहा था। तभी भोलू बोला, कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया तो था कि मैं ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ और इसी बहाने प्रिया को बाजार से कुछ खरीदारी भी करा दूंगा। आप आज मत जाइए, कल चले जाइएगा। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा शहर जाना आज बहुत ज़रूरी है। आप अपने उस ज़रूरी काम को कल ख़त्म कर लीजिएगा। भोलू, तुम व्यापारी अच्छी हो, लेकिन अब तो तुम इस तरह से बात करने लगे हो जैसे कि तुम किसी का भी भविष्य देखकर बता सकते हो और तुम्हें पहले से ही पता चल गया है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। सेवक सिंह की बात सुनकर भोलू बहुत बुरी तरीके से घबरा गया और सच भी यही था कि भोलू ने सेवक सिंह का भविष्य देख लिया था। वो जानता था कि कुछ देर बाद सेवक सिंह के साथ दुर्घटना घटने वाली है। सेवक सिंह की पत्नी ने सेवक सिंह से कहा, आप भोलू की बात क्यों नहीं मान लेते हो? आप अपना ज़रूरी काम कल ख़त्म कर लीजिएगा। नहीं लक्ष्मी, मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको भोलू की बात नहीं माननी है तो ठीक है, लेकिन आपके साथ प्रिया नहीं जाएगी, आप अकेले ही जाइए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर सेवक सिंह अपनी कार से शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद आगे जाकर सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई।
लक्ष्मी और प्रिया इस दुनिया में अकेले ही बचे थे और इतने बड़े पैमाने के कारोबार को संभालने वाला अब कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी भोलू से बोली, मेरे पति के जाने के बाद इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? मैंने और प्रिया के पिता ने सोचा था कि सारा का सारा कारोबार प्रिया के पति के हवाले कर देंगे और खुद तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे और वो ये दिन देख ना सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम्हें कोई इनकार तो नहीं है? लक्ष्मी की यह बात सुनकर भोलू के मन में लड्डू फूटने लगे और वह चाहता भी तो यही था और उसने तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन भोलू और प्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई और भोलू रातों रात जमींदार बन गया। लेकिन गांव वालों के द्वारा मिले मान सम्मान से वो खुद को कहीं का राजा समझने लगा। एक दिन रात के समय भोलू अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। तुम्हें मेरी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। मैं तो आपकी सेवा ही करती हूँ। देखो, मैंने ही एक बार तुम्हारे पिताजी को बर्बाद होने से बचाया था। अगर उस समय मैं तुम्हारे पापा को नहीं रोकता तो आज तुम लोग सड़क पर आ जाते। चलो, अब मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैर दबा दो। भोलू की बात सुनकर प्रिया उसके पैर दाबने लगी और वह बहुत लगातार कई घंटों तक उसके पैर दबाती रही और थकान से चूर प्रिया की जैसे ही आंख झपकी, तुरंत भोलू बोला, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो मैं रुकना नहीं, समझी? क्योंकि तुम्हें मेरे पैर दबाने के बाद तुम्हें मेरा सिर भी दबाना है। उस रात से भोलू अपनी पत्नी से रोज रात को पैर दबवाता। एक दिन परेशान होकर प्रिया ने अपनी माँ से कहा, इन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है माँ। ये तो कहीं मुझसे पैर तो कहीं सिर दबवाते हैं और मैं सो भी नहीं पाती हूँ। बेटी, तू चिंता मत कर। मैंने सुना है कि अपने गांव में एक बहुत ही बड़े साधु महात्मा आए हुए हैं जो सबकी मुसीबतें हल कर देते हैं। कल हम लोग अपनी मुसीबत लेके उनके पास चलेंगे। पक्का वह इस मुसीबत का हल ज़रूर देंगे। अगले ही दिन प्रिया और उसकी माँ साधु के पास जाते हैं। क्या हुआ बेटी? बाबा, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझसे गुलामों की तरह काम करवाते हैं। बेटा, तेरा पति क्या काम करता है? प्रिया ने सारी बातें साधु को बता दी और प्रिया की बात सुनकर बाबा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगे और प्रिया से बोले, जाओ, कल किसी बहाने से अपने पति को मेरे पास भेज दो। क्या वो सुधर जाएंगे? हाँ, मैं उसे अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे एकदम से ठीक कर दूंगा और वह आगे से तुम्हारी किसी भी बात के लिए ना ही मना करेगा और ना ही तुम्हें तकलीफ देगा। प्रिया और उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अगले दिन प्रिया अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुँचे हुए महात्मा साधु आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुंचे हुए साधु आए हैं। गांव वाले तो पागल हो गए, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए जी, क्यों ना आप एक बार उनसे मिल आते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस साधु को उल्टा भोलू जमींदार से मिलने आना चाहिए। भला मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। प्रिया मुंह लटकाकर फिर से साधु के पास पहुंच गई। बाबा, वह तो आने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि वह तो यह कह रही है कि उल्टा साधु को मेरे पास मिलने आना चाहिए। प्रिया की बात सुनकर साधु फिर से रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी और बोले, तुम कल किसी बहाने से अपने माँ के साथ दोपहर के समय यहाँ आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पर जाकर अपने तंत्र मंत्र से तुम्हारे पति का सही से इलाज कर दूंगा। अगले ही दिन दोपहर के समय दोनों माँ बेटी बहाना बनाकर घर से बाहर चली गईं। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे दरवाज़ा भी मुझे ही खोलने जाना पड़ेगा। बताओ कैसे दिन आ गए हैं?
इतना कहकर गोलू ने दरवाज़ा खोला, मगर सामने का नज़ारा देखकर वह बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसके सामने उसके पुराने गांव का सरपंच खड़ा हुआ था, जो तुरंत अंदर आ गया। सरपंच जी, आप कैसे? अच्छा, तो तू अपनी मोचीगिरी छोड़कर यहाँ जमींदार बन बैठा है। अगर मैं इन गांव वालों और तेरी पत्नी को बता दूं कि तूने विदेश की शक्ल सपने में भी नहीं देखी, बल्कि तू एक मोची है, तो तूने कभी सोचा है ये गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे? तुझे मार मार कर हालत खराब कर देंगे और इस गांव में धक्के मार कर निकाल देंगे, या तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे तुझे जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। सरपंच जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला क्यों किसी को मेरी असलियत बताएंगे? तेरी पत्नी प्रिया मेरी दूर की रिश्तेदार है। क्या? और सुन भोलू, तेरी पत्नी को तेरे बारे में सब बता दिया है। बेचारी तेरे आतंक से बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। ये आपने क्या किया सरपंच जी? अब वह सब गांव वालों को यह बता देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं होगे तुम बर्बाद। मैंने उसे बोल दिया कि ये राज वह किसी को ना बताए, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त सरपंच जी? यही कि आज के बाद तू उसका हर काम करेगा, यहाँ तक कि तू उसके पैर भी दबाएगा और एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, ना कि गुलामों की तरह उसके साथ बर्ताव करेगा। मुझे मंजूर है। ठीक है। सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं, मगर बाहर आते ही वह सरपंच से साधु बन गए और सीधा प्रिया के पास आकर बोले, मैंने अब तुम्हारे पति को अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से सुधार दिया है। प्रिया खुश होकर वहाँ से चली गई। उसने घर जाकर देखा कि गोलू डरा हुआ है, प्रिया की ओर देख रहा था। तुम आ गई प्रिया, तुम थक गई होगी। लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। उस दिन से गोलू मोची की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई।